स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.4 एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों ने लास्ट वीडियो में कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे आज। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84। एक नेचुरल नंबर हमको फाइंड करना है जिसका स्क्वायर को हम डिमिनिश्ड यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाय 84, तब वो हो जाएगा इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो गिवन नंबर जो है या हमारा नेचुरल नंबर क्या है इसके अंदर। तो लेट दी नंबर नेचुरल नंबर बी एक्स। ठीक है बच्चों, तो जैसी स्टेटमेंट लिखी है उसमें लिखा है कि हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, यानी कि इस नेचुरल नंबर का स्क्वायर। तो इस नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिमिनिश्ड यानी कि माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बाय किससे करना है 84 से, इज इक्वल, तब वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल थ्राइस यानी 3 टाइम्स किससे, इक्वल टू थ्राइस ऑफ यानी ऑफ लगा दिया मैंने मल्टीप्लाई 8 मोर देन द गिवन नंबर। किसके साथ करना है, 8 ज्यादा हो जाए जो नंबर गिवन है। तो इट्स मीन इस तरह से इक्वेशन बनेगी बच्चों। यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 84, इसे ओपन कर देंगे 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 8 हो जाएगा हमारा 24, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x इधर है, इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस 84 लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड का प्लस का 24, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहाँ पर एक। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें फैक्टराइजेशन मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, और हम इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं लास्ट के अंदर बच्चों देखिए माइनस 108 है और बीच का मिडिल टर्म में माइनस का 3 है। तो हमें कोई दो ऐसे नंबर रखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 108 आए और उसी नंबर्स को प्लस या माइनस करने पे माइनस का 3 आए। तो बच्चों ऐसे कौन से दो डिजिट है, अगर आप 108 का फैक्टर्स निकालेंगे तो आप देखेंगे कि माइनस 12 इंटू 9 कर देंगे तो 12 9 से 108 होता है, और माइनस का 12 और प्लस का 9 होगा तो माइनस का 3 मिलेगा। इट्स मीन ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इट्स मीन हमको दो फैक्टर्स मिल गए, माइनस 12, दो नंबर मिल गए माइनस 12 एंड 9। ठीक है बच्चों, तो हमने इस तरह से माइनस 3x को स्प्लिट कर दिया माइनस 12x और प्लस 9x में, माइनस 108 एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हम कॉमन निकाल लेंगे, ये आ गया x माइनस 12 अंदर आएगा प्लस 9x प्लस माइनस माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों दो फैक्टर्स आ गए, x माइनस 12 एक आ गया x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इट्स x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है और दूसरे केस में x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। तो इस केस में x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गया, और इस केस में माइनस का 9 आ गया बच्चों। तो हमारा क्या है, हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो माइनस 9 एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो देयरफॉर इसमें हम नेचुरल नंबर किसको मानेंगे, 12 को। तो देयरफॉर 12 इज द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर। तो बच्चों इस तरीके से हम एक इक्वेशन क्रिएट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही करते हैं बच्चों हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन। अ नेचुरल नंबर, कोई नंबर है यहाँ पर, व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, जब उसको इंक्रीज कर देंगे 12 से, इक्वल्स 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, तो बराबर किसके हो जाएगा, 160 टाइम अपने ही रेसिप्रोकल का, यानी नेचुरल नंबर का ही रेसिप्रोकल। तो फाइंड द नंबर। तो बच्चों पहले हम नंबर देख लेते हैं, नेचुरल नंबर रख लेते हैं अपनी तरफ से एक, लेट दी नेचुरल नंबर बी x। अब अगर अपन इंक्रीज बाय 12, तो अगर हम इसको इंक्रीज कर दें 12 से तो इक्वल हो रहा है किसके, यानी इक्वल हो रहा है 160 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल। तो बच्चों x का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x।
वो किसका हो गया 1/x का। तो इट्स मीन हमारे पास इक्वेशन आ गई x + 12 इज इक्वल टू 160/x। तो बच्चों इसको हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x को इधर ले जाएंगे जिससे कि हमको एक इक्वेशन मिल जाए यहाँ पे। तो x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा x², फिर प्लस को +12 से मल्टीप्लाई कर देंगे x को, x इंटू एक्स x², x इंटू 12 12x इज इक्वल टू 160। अब एक इक्वेशन बना लेते हैं, इसको एक तरफ कर लेते हैं, प्लस का 160 माइनस का 160 हो जाएगा इधर आके। ठीक है बच्चों, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी एक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर प्लस का 12x प्लस का 12 है, बीच की जो मिडिल टर्म है इसको हम स्प्लिट कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या आना चाहिए माइनस का 160 किसी दो नंबर को, और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करने पे प्लस का 12 आना चाहिए। तो अब बच्चों 160 का अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 20 इंटू -8। तो 20 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 160 आ जाएगा, और वहीं पे 20 को -8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें प्लस का 12 मिल जाएगा। इस तरह से हम +12 को स्प्लिट कर देंगे, क्या आ जाएगा x² प्लस का 20x -8x -160 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लेंगे x की वैल्यू को, इस केस के अंदर 8 को कॉमन निकाल लेंगे, माइनस माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स आ गए, एक आ गया x + 20 और दूसरा आ गया x - 8 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x + 20 किसके बराबर है 0 के बराबर, वहीं भी x - 8 इज इक्वल टू 0 ये भी इसके बराबर है। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू आ गई माइनस का 20, यहाँ पे आ गई वैल्यू 8। तो बच्चों नेचुरल नंबर है तो -20 नेचुरल नंबर नहीं होता है, इंटीजर्स में आएगा। तो देयरफॉर नेचुरल नंबर इसमें क्या हमारे पास 8 ही है। तो देयरफॉर a natural number, therefore the number is 8। तो बच्चों इसका आंसर 8 है। हम लोग करते हैं बच्चों फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, a train travels at a uniform speed of 360 किलोमीटर्स। एक ट्रेन है वो ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड पे, जिसकी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 360 किलोमीटर्स का। वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। वो कह रहा है कि वो 48 मिनट्स लेस लगाएगा उतनी ही डिस्टेंस, यानी कि 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को ही कवर करने में। इफ इट्स स्पीड वर 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड जो पहले की एक्चुअल स्पीड है यानी जो ओरिजिनल स्पीड है उससे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा देते हैं तो तब उसको 48 मिनट्स लेस टाइम लगेगा। तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें ओरिजिनल स्पीड निकालनी है ट्रेन की। तो सबसे पहले बच्चों इसके हम लोग लिख लेंगे एक यूनिफॉर्म जो स्पीड है, यहाँ पे जो ओरिजिनल स्पीड है वो हमको ट्रेन की नहीं पता है और यही हमें फाइंड करनी है। तो लिख लेते हैं लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है वो गिवन है यहाँ पे 360 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस केस के अंदर हमें टाइम निकालना हो, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात चल रही है 14 मिनट लेस की। तो अगर ये ओरिजिनल स्पीड या x किलोमीटर पर आवर की से चल रही है और डिस्टेंस 360 किलोमीटर कवर करना है तो उस केस में देन टाइम क्या होगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो गया 360, स्पीड कितनी हुई x, इट्स मीन इसको इतने आवर्स लगेंगे। ठीक है बच्चों, एक ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आगे देखते हैं। अब बच्चों उसने क्या बोला यहाँ पे कि 40 मिनट लेस लगेंगे टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस विद स्पीड्स वर 5 किलोमीटर पर आवर। अब क्या होगा, इफ कंडीशन उसने दे दी है कि इफ स्पीड जो है स्पीड बिकम्स, पहले कितनी स्पीड थी x ओरिजिनल, उसके अंदर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ गई। इट्स मीन अगर स्पीड इतनी हो जाती है तो इसका टाइम कितना लगेगा, देन टाइम, तो अगर देन इट विल टेक 48 मिनट्स लेस
तो 48 मिनट लेस कौन से टाइम से, जो ये वाला टाइम है इस टाइम से 48 मिनट्स लेस लगेगा। ठीक है बच्चों, तो इस केस में यहाँ पे टाइम कितना हो गया, 48 मिनट लेस कर देंगे। तो देखिए पहले का टाइम क्या था, 360 अपॉन एक्स आवर्स थे। अब इसमें से हमको 48 मिनट लेस करने हैं, तो आवर्स में से हम मिनट्स को लेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको मिनट्स को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में। तो 48 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देन विल गेट 12 4 एंड 12 5, तो 4/5 आवर्स हो गया बच्चों। ठीक है, तो हमें जो ओरिजिनल टाइम था, जो पहले टाइम था, उसमें से हमको 48 मिनट लेस करने हैं, यानी कि 4/5 आवर्स लेस करने हैं। अब बच्चों ये आवर्स में आ गया, तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, हमको ये मिल गया। अब इस केस में यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना हुआ, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो जब सेकंड केस में हम लोग यहाँ पर आ गए, तो इस केस के अंदर हम लोग ये डिस्टेंस रखे हैं अगर हम लोग, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये तो हमको पता ही है। और डिस्टेंस बच्चों दोनों केस में सेम ही है, वही 360 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो इस केस के अंदर भी डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर, तो 360 यहाँ रख लिया हम लोगों ने। स्पीड कितनी हुई थी, x+5 सेकेंड केस में, और टाइम कितना है 360 अपॉन x माइनस 4/5। ठीक है बच्चों, तो जैसा फॉर्मूला है हमारे पास, हमने उसी तरह से यहाँ पे वैल्यूज रख दी। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे भी रख लें, चाहे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रख लें, चाहे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड रख लें, लेकिन वैल्यूज हमको यही पुट करनी है। x+5 हमको स्पीड रखनी है, टाइम ही रखना है, और डिस्टेंस 360 रखना है। कोई भी फॉर्मूला लगा दें इसमें से, चाहे स्पीड इधर कर दे चाहे टाइम इधर कर दे, हमारा आंसर सेम आएगा। x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ले लिया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब इसको बस सॉल्व कर देते हैं, कैसे होगा, 360 इज इक्वल टू x+5, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं अंदर हम लोग, नीचे का एलसीएम 5x आ जाएगा, x इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 360 इंटू 5 हो जाएगा हमारा 1800, माइनस 5 के टेबल में x 5x का बात है, x का, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट 4x। अब हो गया हमारा 360 इज इक्वल टू x+5, ये हमारे पास हो गया यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस x+5 को, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, इस x+5 को हम नीचे यहाँ ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, और यहाँ पे भी हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये इस इक्वेशन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये 5x वहां चला जाएगा और x+5 को हम लोग यहाँ ले जाएंगे। तो 360 इंटू 5x इधर आ जाएगा और x+5 इधर आ जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1800 माइनस 4x के साथ। ठीक है बच्चों, तो 360 इंटू 5 कर देंगे तो विल गेट 1800x, पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे 1800 से। ठीक है बच्चों, तो x को 1800 से करेंगे तो कितना आएगा, 1800x, फिर x को करेंगे माइनस 4x के साथ, देन विल गेट माइनस 4x स्क्वायर, फिर 5 को करेंगे प्लस 5 इंटू 1800 तो आ जाएगा हमारा 9000, फिर प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 से, विल गेट माइनस 20x। ठीक है बच्चों, 1800x दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। क्या है, इक्वेशन को इधर ले आते हैं हम लोग, माइनस का 4x स्क्वायर है, हम इसको लिख लेते हैं 4x स्क्वायर, माइनस का 20x है, इधर आके प्लस का 20x हो गया, प्लस का 9000 है, यहाँ पर आके माइनस का 9000 हो गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसमें से हम एक 4 और कॉमन निकाल लेते हैं तीनों में से बाहर, सिंप्लीफाई हो जाएगी इक्वेशन, माइनस ये हमारा जगह 2250, तो 4 हमारा कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास इक्वेशन अब क्या आ गई, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 दिस। अब बच्चों इसके अंदर में वही करना है, स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, तो मल्टीप्लीकेशन में कितना आना चाहिए, माइनस 2250, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, प्लस का 5, तो ऐसे कोई दो नंबर चाहिए हमें। तो अगर आप पे 2250 का फैक्टर्स निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये 2 1 सा 2 1 सा 2 2 सा 2 5 सा, इसको आगे करेंगे 3 से कर सकते हैं, 3 3 9, 3 7 21, 3 5 सा 3 से अगेन कर सकते हैं, फिर इसको हम 5 से कर सकते हैं, 5 25 सा 5 5 सा
5 1 जा। तो बच्चों हमारे पास ये सारे फैक्टर्स आ गए हैं इसके। अब इन फैक्टर से कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोग ऐसा करेंगे कि उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे -2250 आए और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करने से हमारा प्लस का 5 आ जाए यहाँ पे बच्चों। तो दो हमारे यहाँ पे कौन से नंबर हैं, हम इसको देखें। 5 5 25, 25 2 50, तो 50 ये आ गया हमारा, और 3 3 9, 9 5 45। तो 50 एंड 45 अगर हम ले लें, जिसमें कि हम माइनस का 45 ले लें अगर, तो हमारा मल्टीप्लाई करने पे 50 इंटू -45 आ जाएगा -2250। तो हम लोग यही रख लेते हैं 50 इंटू -45, और दूसरा 50 में से 45 को माइनस करेंगे तो प्लस का 5 भी हमको मिल जाएगा। तो दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं दो टर्म्स के अंदर। 5x की जगह पे आ जाएगा हमारा, हम 50x रख देंगे -45x, जो कि सेम है, एक ही बात है, 5x के बराबर है। 2250 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 50 माइनस 45, x माइनस माइनस प्लस 50 इज इक्वल टू 0। एक x प्लस 50 आ गया, एक x माइनस 45 आ गया बच्चों। तो क्या होगा इसमें, x प्लस 50 इज इक्वल टू 0, दूसरा है x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो रही है, x की वैल्यू हो रही है हमारी -50, और यहाँ पे x की वैल्यू हो रही है हमारी प्लस का 45। तो बच्चों हमारे पास हम ये ओरिजिनल स्पीड निकाल रहे थे यहाँ पर। तो ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी, हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं होगी ओरिजिनल स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड हमेशा पॉजिटिव में होती है। तो देयरफॉर जो ओरिजिनल स्पीड जो हम ढूंढ रहे थे, निकाल रहे थे ट्रेन की, ओरिजिनल स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों इस तरीके से हमें इसका आंसर सॉल्व करना है, इक्वेशन बना के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बच्चों इसके अंदर, और इस तरीके से हम ये आंसर फाइंड कर पाएंगे। अब करते हैं बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखते हैं बच्चों। इफ ज़ेबा वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि जब ज़ेबा जो है यंगर हो अगर 5 years, जो वो रियली में भी रियलिटी के अंदर है, एक्चुअल के अंदर है, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज इन ईयर्स, तब उसकी जो एज का स्क्वायर होगा वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 times हर एक्चुअल एज। तब उसकी जो एज होगी, उसकी स्क्वायर ऑफ हर एज जो होगी किसके बराबर होगी, 11 मोर देन 5 times जो इसकी एक्चुअल इमेज जो एज होगी उसके 5 times में 11 years ज्यादा होगी। व्हाट इज हर एज नाउ, तो उसकी अभी की एज क्या है। तो इट्स मीन हम लगा लेते हैं इसकी जो प्रेजेंट एज है, लेट दी एक्चुअल, प्रेजेंट भी लिख लेते हैं, एज पी एक्स ईयर्स रख लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक है बच्चों, तो इफ मान लीजिए उसने कहा कि इफ ज़ेबा वर यंगर बाय 5 years, तो 5 years पहले उसकी एज कितनी होगी, अगर आज उसकी एज x ईयर्स है तो उसकी 5 साल पहले एज कैसी होगी, कितनी होगी, x माइनस 5 years होगी। तो इफ ज़ेबा इज 5 years यंगर देन हर एज, तो देन हर एजेस कितनी होगी, x माइनस 5 years। तो ये कंडीशन उसने दी है। तो अब इस केस में क्या होगा, तो देन, अब फिर क्या कह रहा है वो, देन उस केस में देन, तो स्क्वायर ऑफ हर एज, तो यानी कि जो उसकी एज है 5 साल पहले, उस एज का स्क्वायर, तो स्क्वायर हो गया उसका। देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन, कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 11 मोर, यानी 11 ज्यादा होगी, देन 5 times हर एक्चुअल एज। तो 5 times एक्चुअल एज क्या है उसकी, x ईयर्स है, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि हमारे पास इक्वेशन आ गई x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 11। इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं बस हम। x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इज इक्वल टू
5x प्लस 11, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड को लेफ्ट में ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 15x, 25 प्लस का माइनस का 11 है तो प्लस का 14 आ गया बच्चों 0। तो हमको किस में करना है, 15 को स्प्लिट करना है। मल्टीप्लीकेशन में कितना आना चाहिए 14 और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए माइनस का 15। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे हमारे, तो एक माइनस का 14 ले लेंगे और एक माइनस का 1 ले लेंगे, क्योंकि माइनस का 14 इंटू माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 14 और माइनस 14 माइनस 1 दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे माइनस का 15। तो देयरफॉर वी कैन स्प्लिट माइनस 15 दिस वे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 1x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। टेकिंग x कॉमन आउटसाइड, therefore it's become the factors becomes like this। तो सो ये हो गया बच्चों x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा 14x और इसमें एक हमारा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। अब बच्चों इसमें दोनों पॉजिटिव है, x 14 है और हमारे x जो है यहाँ पर ये 1 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए उसकी जो एज है, अगर 5 साल पहले की एज देखें तो x माइनस 5 है। ठीक है बच्चों, तो x माइनस 5 है तो कभी भी x हमने यहाँ पे कितना रखा है x माइनस 5, तो यह 1 माइनस 5 यहाँ पे कर लेते हैं। x माइनस 5 अगर हम देखते हैं तो 1 रख ले, मान लीजिए बाई चांस हम 1 मानते हैं तो 1 माइनस 5 रखेंगे तो उसका आंसर कितना जाएगा माइनस 4 ईयर्स आ जाएगा। तो जो कि बच्चों पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव के अंदर एज नहीं आएगी। तो देयरफॉर इन प्लेस ऑफ 1 की जगह पे हम लोग क्या रखना पड़ेगा हमको 14। ठीक है बच्चों, तो इसकी प्रेजेंट एज जो होगी वो हमें 14 माननी पड़ेगी। देयरफॉर प्रेजेंट और एक्चुअल एज इज 14 years। आई थिंक बच्चों को क्लियर हो गया होगा। बच्चों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है 2-3 बार, तभी आपको क्लियर हो पाएगी, क्योंकि आपको ये स्टेटमेंट क्लियर होगी तभी आप इक्वेशन फॉर्म कर पाएंगे, और इक्वेशन सही फॉर्म करेंगे तभी आप आंसर सही निकाल पाएंगे इसके अंदर से। तो क्वेश्चन 5 बच्चों सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 है बच्चों, एट प्रेजेंट आशा's एज इन years is 2 more than the square of her daughter's निशा's एज। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है यहाँ पे वो, एट प्रेजेंट के अंदर आशा की जो एज है इन years is 2 more than square of her daughter's निशा's एज। तो 2 more है अपनी डॉटर की स्क्वायर की एज से, निशा की, आशा की। When Nisha grows to her mother's present age, Asha's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha। वो कह रहा है when Nisha grows to her mother's present age, वो कह रहा है निशा अपनी मदर जो आज प्रेजेंट एज है उसके बराबर हो जाती है, तो Asha's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha। तब उस केस के अंदर आशा की जो एज है would be 1 साल कम हो जाएगी निशा के 10 टाइम्स की एज से, जो प्रेजेंट एज है उसके 10 टाइम्स से -1 हो जाएगी। तो फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ आशा एंड निशा। तो बच्चों ये क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग को समझना है। तो पहले हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, दोनों की एज फाइंड करनी है। तो मान के चलते हैं पहले हम लोग कि जो निशा की एज है वो मान के चल देते हैं कि x ईयर्स है। लेट निशाज प्रेजेंट एज भी x ईयर्स। ठीक है बच्चों, देन निशा की मदर यानी कि आशा की प्रेजेंट एज कितनी है, देन निशाज मदर कह लीजिए या सीधा आशा लिख लीजिए। निशाज मदर मीन्स आशा, प्रेजेंट एज कितनी बताई उसने, देन मोर इज 2 मोर, यानी 2 मोर है किसमें, स्क्वायर ऑफ आवर डॉटर्स निशाज एज। तो स्क्वायर डॉटर की एज कितनी रखी है हमने, x ईयर्स रखी है। तो इसके स्क्वायर का, इसके स्क्वायर के, इसकी एज का स्क्वायर में 2 ऐड हो गई बच्चों, तो ये कितनी हो गई x स्क्वायर अपॉन 2 ईयर्स हो गई। तो निशा की प्रेजेंट एज है x ईयर्स है, तो निशा की मदर यानी कि आशा की एज कितनी हो गई, x स्क्वायर प्लस 2 हो गई बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि when निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज। अब निशा क्या है, निशा वो कह रहा है अगर निशा जो है यानी उसकी डॉटर है, इफ निशा ग्रोज to her mother's
प्रेजेंट एज, यानी कि उसकी अभी की एज कितनी हो जाए, दैट इज इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 ईयर्स हो जाए। अगर निशा अपनी मदर की एज के बराबर हो जाती है तो देन क्या होगा बच्चों, हम लोग तब क्या देखेंगे, अब ये कब होगी, इतनी एज से कब होगी, अभी ये एक्स ईयर्स की है तो इतनी ईयर की जब हो जाएगी तो कितना डिफरेंस आ गया इसकी एज में, कितने सालों के बाद हो गई है, तो आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, तो शी बिकम्स आफ्टर एक्स स्क्वायर प्लस 2 में से हम लोग माइनस एक्स रख लेंगे, इसका इतनी ईयर की हो गई, यानी इतने सालों के बाद निशा जो है अपनी मदर की एज के बराबर हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तब जब इसकी एज इतनी हो गई तो उस टाइम के अंदर मदर्स एज ऑल्सो, क्योंकि जब इसकी निशा की एज बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि उसके साथ निशा की मदर की एज भी बढ़ेगी, जो कि उसने कहा है कि व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, अगर निशा अपनी मदर की एज के प्रेजेंट एज के बराबर हो गई, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 ईयर्स के बराबर हो गई, तो देन आशाज एज, तो आशा की एज अगर हम खुद ही लगाएं तो यह इतने सालों के बाद निशा अपनी माँ की एज के बराबर हो रही है, तो इसका मतलब आशा की भी उम्र बढ़ेगी उतनी, उस हिसाब से उसकी भी एज बढ़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि देन हर मदर, क्योंकि ऐसा नहीं होगा बच्चों की सिर्फ बेटी की एज बढ़ेगी और मदर की एज नहीं बढ़ेगी, साल बढ़ेंगे तो डॉटर की एज भी बढ़ेगी और मदर की एज भी बढ़ेगी। देन हर मदर्स एज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय, कितनी इंक्रीज हो जाएगी, जितनी एज का डिफरेंस है तो इंक्रीज्ड बाय रख लेंगे, तो अभी हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर हम लोग मान लेंगे कि ये माइनस एक्स ईयर्स, तो बच्चों उसकी भी एज जो है वो इतनी ही डिफरेंस से बढ़ जाएगी जितने डिफरेंस से निशा की एज बढ़ी है, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ पे, उसने कहा क्या है, एज ऑफ आशा क्या है, इज इक्वल टू कितनी है, 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, जो निशा की प्रेजेंट एज है उसका 10 टाइम्स। तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एज ऑफ आशा क्या हो जाएगी बच्चों, इतनी एज तो उसकी ऑलरेडी है ही, जो आशा की जो एज है बच्चों, जो आशा की एज है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑलरेडी है, तो उतनी एज के बाद कितनी ईयर्स के बाद, तो एज का जो डिफरेंस था वो कितना आ रहा था, इतना आ रहा था, जो ईयर्स का डिफरेंस आ रहा था इतना आ रहा था, यानी कि इसके अंदर इतने साल के बाद ये भी इतनी ईयर बढ़ जाएगी, इसकी एज किसके बराबर हो जाएगी इसकी एज, तो इसकी अभी की एज प्रेजेंट एज तो आशा की एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, जो ईयर्स का डिफरेंस आया उसको हमने ऐड कर दिया, तो इतना ऐड होने के बाद किसके बराबर हो जाएगी, उसने क्या 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, तो 10 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ निशा क्या है, एक्स है, तो 10 टाइम्स ऑफ एक्स हो गया, उसमें 1 ईयर लेस कर देंगे, तो 1 ईयर लेस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे पास आ गई है, इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 1, फिर इसे और खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 1, अगेन बच्चों एक्स स्क्वायर ऐड कर देंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 1, फिर लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10x, राइट हैंड साइड को लेफ्ट पे ले आएंगे, प्लस 4 माइनस का 4 है, प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर वी विल गेट एक्स स्क्वायर यहाँ मिल जाएगा हमको, ये हो गया बच्चों हमारा बच्चों सॉरी 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 10x और माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस का 11x
+4 + 1 + 5 हो गया = 0। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन देखी जाए तो हमारे पास आ गई 2x² - 11x + 5 = 0। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन में कितना चाहिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। तो 5 × 2 = 10 होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के अंदर, और दोनों को प्लस या माइनस करने में माइनस का 11x होना चाहिए। तो बच्चों कौन से दो आएंगे इसमें हम लोग यूज करेंगे, -10 और -1x। तो बच्चों क्या होगा, -10 × -1 कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए 5 × 2 = 10, और -10 और -1 को ऐड करेंगे तो -11x हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, 2x, x आ गया -5 -1x -+-5 = 0। तो ये आ गया हमारा x - 5 and 2x - 1 = 0, जिसमें x - 5 = 0 है, तो therefore x = 5 हो गया। और दूसरे केस में 2x - 1 = 0, तो 2x = 1, यानी x = 1/2। ठीक है बच्चों, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि आशा की ये जो है 1/2 जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये पॉसिबल नहीं है, आशा's एज इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, तो therefore हम लोग क्या मानेंगे, इसके अंदर हम 5 years मानेंगे इसके अंदर। तो अगर हम ये देखें कि इसके अंदर अब इस केस के अंदर प्रेजेंट एजेस निकालनी आशा निशा की, तो अगर इसकी वैल्यू 5 years है, हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो उस केस में निशा की एज कितनी हो गई, therefore निशा's एज x years थी, यानी कि 5 साल की, आज के टाइम पे वो 5 साल की है। और आशा's एज x² + 2 है बच्चों, प्रेजेंट एज आशा की, तो कितना हो जाएगा 5² + 2, यानी कि 25 + 2। बच्चों आप देख लेना यहाँ पे थोड़ा सा, 27 years। तो बच्चों निशा की एज आएगी 5 years और आशा की एज आएगी 27 years। तो इस तरीके से बच्चों ये हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बहुत ध्यान से, फिर वही मैंने बता रहा हूँ आपको कि आपको स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है, तभी आप इक्वेशन को फॉर्म कर पाएंगे। जो डिफरेंस है इनकी एज का, कितने साल लगेंगे निशा को अपनी निशा को आशा की एज तक पहुंचने में, वो टाइम डिफरेंस यहाँ पे देना है। और ये निशा की एज उतना साल लगेगी बढ़ने में, तो आशा की भी एज को उतने ही टाइम लगेगा बढ़ने में, इसलिए हमने यहाँ पर आशा की जो प्रेजेंट एज है उसके अंदर वो टाइम डिफरेंस को डाल दिया है, और फिर वो बराबर हो गया 10 times ऑफ प्रेजेंट निशा's एज में से एक लेस है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया हम इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशंस 50 meter into 40 meter, a rectangular pond has to be constructed so that the area of the grass surrounding the pond would be 1184 meter square. Find the length and breadth of the pond. तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर लॉन है, यानी लेंथ 50 मीटर हो गई एंड ब्रेथ इज 40 मीटर। इसमें एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड, इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड बनाना है। सेंटर कितना बनाना है, इनकी सेंटर बिल्कुल बीच में। सेंटर मतलब ये होता है कि इस चारों तरफ से जो इसकी बाउंड्री है, रेक्टेंगुलर जो लॉन है उससे, उस बाउंड्री से पॉन्ड चारों तरफ से बराबर की दूरी पे सेंटर के अंदर है। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। सो दैट द एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द पाउंड, तो बच्चों अगर ये पाउंड है तो इसके चारों तरफ यहाँ पे क्या है, ये ग्रास वाला एरिया है, ये सब ग्रास है इसके अंदर। और इसका एरिया जो सराउंडिंग द पाउंड वुड बी 1184, यानी कि ये पूरा एरिया जो ग्रास का एरिया है इट इज 1184 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों कह रहा है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पाउंड। तो कह रहा है कि इस पाउंड जो है अंदर वाला जो पाउंड जो सेंटर के अंदर है, इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ निकालनी है हमको। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन पहले क्लियर होना चाहिए तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो रेक्टेंगुलर लॉन, हम ये मान के चले, आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक आइडिया दे देता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो यहाँ पे जो इसकी विड्थ आ रही है यहाँ पे से चारों तरफ से ये बराबर की है, इसको जब हम x मीटर मान लें, चारों तरफ से सब बराबर है क्योंकि सेंटर में बिल्कुल, तो सारी बाउंड्री से बराबर होगा। तो अगर अब इसके सब तरफ से इसको x मीटर मान लें कि x मीटर की दूरी पर है, तो हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं पाउंड का लेंथ और ब्रेथ। कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर लॉन है, यहाँ से लेके यहाँ तक 50 है, तो इट्स मीन अगर मुझे पाउंड तक आना हो, यानी पाउंड के लिए इतना मेरे को मीटर अंदर आना पड़ेगा,
और इस दीवार से, इस बाउंड्री से अंदर मेरे को आना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ से x मीटर अंदर आना पड़ेगा, x मीटर यहाँ से भी अंदर आना पड़ेगा। तो देयरफॉर ये पूरे 50 में से अगर मैं माइनस का x और माइनस x कर दूं दोनों सबसे, तो मेरे को बीच की पॉइंट की लेंथ आ जाएगी। यानी कि लेंथ देखी जाए तो कितनी मान सकते हैं हम, 50 में से अगर हम माइनस कर दें 2x को, 50 में से माइनस कर दें 2x को, तो वो पॉइंट की लेंथ होगी। और ब्रेथ के केस में आ जाए, इधर आ जाए, तो यहां से लेके यहां तक बच्चों कितनी है, 40 है। फ्रॉम हियर टिल हियर इट इज 40 मीटर्स। यहाँ पे ब्रेथ कितनी है, x मीटर्स, यहाँ से भी कितनी है, x मीटर्स। तो यानी कि अगर हम x इधर से अंदर आ जाए, इधर से अंदर आ जाए, तो हम यहाँ पे पॉइंट की ब्रेथ निकाल सकते हैं। यानी कि वही 40 में से हम x प्लस x यानी माइनस का 2x कर दें, तो हमको ये इसकी ब्रेथ आ जाएगी। तो इसकी ब्रेथ कितनी हो सकती है, ब्रेथ निकालनी है तो दैट शुड बी इक्वल टू 40 माइनस 2x। अगर बच्चों हमको इतना लॉजिक समझ में आ गया तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं इसका एरिया। ठीक है बच्चों, कैसे, अगर हम इस पूरे रेक्टेंगुलर लॉन के एरिया में से अगर हम ये ग्रास वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वो पॉइंट के एरिया के बराबर की इक्वेशन हमारी आ जाएगी उसके अंदर। तो पहले देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि हमको एक दो चीजें यहाँ पे बतानी पड़ेंगी कि क्या चीज किसके बराबर है। सबसे पहले देख लेते हैं रेक्टेंगुलर जो लॉन है, यहां से करते हैं बच्चों, रेक्टेंगुलर लॉन, इसकी लेंथ कितनी है 50 मीटर्स, ब्रेथ है इसकी 40 मीटर्स। ठीक है बच्चों, तो इसका एरिया कितना हो गया, मैं साथ साथ लिख ही लेता हूं यहाँ पे। तो एरिया ऑफ लॉन पूरा कितना हो गया, L इंटू बी जो कि रेक्टेंगल है, 50 इंटू 40, therefore it becomes 2000 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और हमको पॉइंट का एरिया भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। पहले हम पहले लिख लेते हैं, लेट द विड्थ let the width of a तो बच्चों हो जाएगा, let the width लिख लेते हैं, let the width around a pound। ठीक है बच्चों, अराउंड द पाउंड ले सकते हैं, अराउंड द पाउंड भी x मीटर मान लेते हैं बच्चों। तो मान लेते हैं जो विड्थ है पाउंड के अराउंड में चारों तरफ से वो कितनी है, x मीटर मान लेते हैं। देयरफॉर उस केस में जो हमारे पास, हम पाउंड को लें, देयरफॉर इन पाउंड लेंथ शुड बी कितनी हो जाएगी, 50 माइनस 2x रख लेता हूं डायरेक्ट में, एंड ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 40 माइनस 2x मीटर्स। ठीक है बच्चों, ये इतना आ गया। और हमारे पास जो एरिया ऑफ ग्रास तो दिया है, कितना है एरिया ऑफ अ ग्रास, ये गिवन है, इट इज 1184 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन पहले इसकी बना लेते हैं पहले हम लोग। तो बच्चों लिख लेते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ अ पॉन्ड, is equal to area of a rectangular lawn minus area of a grass। ठीक है बच्चों, कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे फिगर के अंदर कि अगर हम पूरे रेक्टेंगुलर लॉन का एरिया निकाल लें, उसमें से पॉन्ड के एरिया को या ग्रास के एरिया को माइनस कर देंगे, इस ग्रास के एरिया को माइनस कर देंगे, ये निकाल दें इसमें से, तो हमें पॉन्ड का एरिया आ जाएगा। तो मैंने उसी हिसाब से यहाँ पे एरिया ऑफ अ पॉन्ड को लिख लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन में से माइनस कर दिया एरिया ऑफ अ ग्रास को। तो एरिया ऑफ अ पॉन्ड हम लोगों ने कितना लिखा था यहाँ पे, लेंथ एंड ब्रेथ के हिसाब से 50 माइनस 2x
एंड 40 माइनस 2x L इंटू ब्रेथ, ये एरिया हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने भी निकाल लिया 2000 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ग्रास इज 1184। ठीक है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 50 को पहले 40 से करेंगे तो कितना आएगा 2000। 50 को फिर 2x से करेंगे तो माइनस का 100x आ जाएगा। माइनस 2x को 40 से करेंगे तो माइनस का 80x, माइनस 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 2x इंटू माइनस 2x प्लस का 4x स्क्वायर हो गया बच्चों। ये हो गया 2000 माइनस 1184। अब बच्चों देखो प्लस ये इधर का और इधर का दोनों के 2000 कैंसिल हो गए। 4x स्क्वायर यहाँ रखा। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो हमारा कितना बन गया, हमारी इक्वेशन आ गई 4x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 1184 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इन तीनों में से हमें कॉमन 4 बाहर निकाल सकते हैं। आप देखिएगा तीनों में से 4 निकल आएगा तो ये 45x आ जाएगा, ये प्लस 296 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसे खत्म कर देंगे और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए 296 और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए माइनस का 45। तो बच्चों 296 का अगर आप यहाँ पे फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको ये फैक्टर्स निकल जाएंगे हमारे। तो उसको आप देखेंगे तो आप क्या आएगा माइनस 37 इंटू माइनस 8। 37 ये हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 ये हो गया। तो माइनस 37 इंटू माइनस 8 करेंगे तो प्लस का 296 आ जाएगा। अब वहीं पर ही माइनस का 37 और माइनस 8 को जोड़ देंगे तो माइनस का 45 आ जाएगा। तो माइनस 45 को इस तरह से हम स्प्लिट कर देंगे तो नाउ वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 37x माइनस 8x प्लस 296 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, इसमें से 8 कॉमन ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके ये आ गया फैक्टर x माइनस 37, एक आ गया x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल x माइनस 37 इज इक्वल टू 0, दूसरा आ गया x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो एक आ गया x इज इक्वल टू 37 और एक आ गया x इज इक्वल टू 8। तो बच्चों देख लेते हैं, इसको मान लेते हैं इफ x इज इक्वल टू 37 मानते हैं, क्योंकि बच्चों इन दोनों में से कौन सी वैल्यू है ये हमें चेक करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि x हमारा 37 है, तो देन हमारा जो पाउंड है वो कितना है 50 माइनस 2x है। इसकी लेंथ जो है तो ये कितनी हो जाएगी, या 37 रखेंगे तो ये हो जाएगी 50 माइनस 2 इंटू 37। तो बच्चों देखोगे आप 50 माइनस 74 आ जाएगा, यानी कि माइनस में 24 मीटर्स की लेंथ आएगी इसकी, जो कि बच्चों पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब x इंटू एक्स इज इक्वल टू 37 वाला केस हम लोग ये आंसर नहीं लेंगे। 8 को ट्राई करते हैं। देन इफ x इज इक्वल टू 8 देन पाउंड की जो लेंथ है 50 माइनस 2x तो हो जाएगी 50 माइनस 2 इंटू 8 दैट इज 50 माइनस 16 तो इट विल बिकम 34 मीटर्स। तो बच्चों ये पॉजिटिव के अंदर आ रहा है, नेगेटिव में नहीं आ रहा है। और ब्रेथ जो है वो कितनी है 40 माइनस 2x मीन्स 40 माइनस 2 इंटू 8 40 माइनस 16 इट बिकम्स 24। तो बच्चों दोनों इसकी लेंथ ऑफ ब्रेथ कितनी आ रही 34 एंड 24। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा था फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पाउंड। तो पाउंड का लेंथ कितनी हो गई, ये वो लेंथ इज 34 मीटर एंड ब्रेथ इज 24 मीटर। तो बच्चों हमारे ये आंसर आ गए। तो लाइक दिस वी हैव टू फाइंड द आंसर। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। At t minutes past 2 p.m. the time dated by the minute hand of a clock to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t square upon 4 minutes. Find t. तो बच्चों यहाँ पे बता रहा है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि 2:t मिनट्स हुए हैं, जैसे हम लोग कहते हैं 2:10 हुए हैं, 2:05 हुए हैं। ऐसे यहाँ पे जो टाइम है वो 2
2:02 हुए। अब वो कह रहे थे टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड क्लॉक, और वो कह रहे हैं जो वक्त चाहिए मिनट हैंड को ऑफ अ क्लॉक 3 PM तक आने में, यानी 2:00 हो गए हैं और 3 बजे तक दिखाने में was found to be 3 minutes less than t²/4 मिनट। तो 3 PM तक आने में उसको 3 मिनट्स लेस है t²/4 से। तो हमें फाइंड करना है कि ये t क्या है, यानी कि 2 बजे कितने मिनट हुए थे यहाँ पर उस टाइम के अंदर 3 बजने तक के अंदर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो मेन स्टार्टिंग है जो टाइम की वो 2 से 3 PM के बीच के अंदर है। तो मिनट हैंड क्लॉक चल रही है यहाँ पे, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 से लेके 3 PM के बीच के अंदर 1 आवर होता है, और 1 आवर के अंदर 1 आवर जो होता है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है। तो हम ले सकते हैं वी नो दैट द टाइम बिटवीन 2 PM and 3 PM is equal to 1 hour, that is equal to 60 minutes। ठीक है बच्चों, 2 से लेके 3 के बीच में 60 मिनट होते हैं, 1 आवर के बराबर होते हैं 60 मिनट्स। तो अब ये कह रहा है कि 2:03 हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, 2:03 होने मतलब ये क्या है, और फिर उसको 3 बजे तक होने में उसे कितने और टाइम लगेगा, 3 बजने में कितना टाइम लगेगा उसको, 3 मिनट्स लेस देन t²/4। तो यहाँ पे दिया क्या हुआ हमको, गिवन दैट इसको समझना बहुत जरूरी है। एट 3 मिनट्स पास्ट 2 PM कितना टाइम नीडेड करता है, द टाइम नीडेड कितना टाइम, इसको टाइम चाहिए बाय द मिनट हैंड क्लॉक को, बाय द मिनट हैंड क्लॉक कहां तक पहुंचने में, टू शो 3 PM कितना था, वॉस बता चुका है वो 3 मिनट्स लेस देन t²/4 मिनट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉस 3 मिनट्स लेस देन t²/4 मिनट्स। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 2:03 हो गए थे, अगर 2 बज के जितने मिनट हैं उस 3 मिनट्स को हम प्लस कर दें, जितना कि टाइम बचा है किसके अंदर, 3 बजने में, कितना टाइम बचा है 3 बजने में, 3 मिनट्स लेस देन t²/4 मिनट्स। ठीक है बच्चों, यानी कि t²/4 में 3 मिनट लेस है, यानी कि ये अगर ऐड हो जाए इसके साथ तो ये टाइम जो है 2 से 3 बज जाएंगे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो टोटल मिनट्स कितने हो जाएंगे, ये 60 मिनट्स के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 2 से 3 तक जाने के अंदर 60 मिनट्स लगते हैं। तो 2:03 तो हो ही गए, ये 2 मिनट्स हो गए, t मिनट्स हो गए इसके अंदर, इस t के साथ हमको 3 बजे तक जाने में, यानी कि 60 मिनट होने के अंदर हमको इतने t²/4 - 3 टाइम और लगेगा, इतने मिनट्स और लगेंगे। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे। अब ये t + t²/4 - 3 = 60, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, t प्लस, इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको फिर हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर इसको आप 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, तो पूरा अगर आप लेके चलेंगे इसको 4, तो ये हो जाएगा 4t + t² - 12 = 1 × 4 64 240। ठीक है बच्चों, तो अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4, क्योंकि हमने दोनों तरफ से यूज कर दिया इसको। अब हमारे पास इक्वेशन आई 4t + t² - 12 = 24, और सॉरी 240। तो इसे कैसे लिखेंगे, t² + 4t - 12 प्लस का 240 इधर आके माइनस का 240 हो जाएगा, = 0, मीन्स t² + 4t - 252। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एक। इसमें फिर से हम क्या करेंगे, t की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शुरू में और आखिरी में कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस का 252 है, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर 252 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है, और ऐसे ही और उन्हीं 2 नंबर को प्लस या माइनस करने पे प्लस का 4 आना चाहिए। तो बच्चों हमें ऐसे कोई 2 नंबर फाइंड करने की, मल्टीप्लाई करें उन दोनों को, तो माइनस का 252 हो
और उसी नंबर्स को प्लस या माइनस करें दोनों में से एक, तो प्लस का 4 आ जाए, तो हमारे दो आई नंबर्स हैं वो हमारे आ जाएंगे। तो बच्चों 252 का अगर आप यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, वो फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 7 2 2 3 6 3 18, तो बच्चों ये आ गया हमारा 3 3 6 3 3 9 9 2 18 और ये बचा हमारा 14। तो इट्स मीन अगर हम माइनस का प्लस का 18 और माइनस का 14 रख लें तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 252 आ जाएगा, और उसी 18 को माइनस कर देंगे 14 से, तो वी विल गेट +4। तो इट्स मीन हमको दो इसके फैक्टर्स मिल गए, इसके दो हमको स्प्लिट टाइम्स मिल गए, प्लस का 18t माइनस 14t माइनस 252 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लेंगे, t आ जाएगा प्लस 18 माइनस 14t माइनस माइनस प्लस 18 आ जाएगा, 14 18 सा 252, दो फैक्टर्स आ गए t प्लस 18 और एक आ गया t माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों t प्लस 18 इज इक्वल टू 0 है, दूसरा t माइनस 14 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, t इज इक्वल टू माइनस 18 और ये आएगा 14। तो t हमारे यहाँ पे मिनट्स हैं, t मिनट्स थे, 2:t, तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव तो लेंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव कितना टाइम भी जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू को लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो गया हमारा 40 मिनट्स, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर t इज इक्वल टू 40 मिनट्स हो गया बच्चों हमारा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और टाइम जो है वो नेगेटिव में होगा नहीं, इससे हमने वो लिया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इसने जब पूछा है फाइंड t, तो t कितना है 40 मिनट्स, या ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे 2:14 हुए, 2 मिनट्स 40 मिनट्स पास 2। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ t इज 14 मिनट्स। तो बच्चों इस तरीके से आंसर सॉल्व करना है, आपको क्लियर हो गया होगा। इसको सब्सक्राइब शुरू कर दें बच्चों, लाइक करें, कमेंट करें, कोई आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आंसर्स के अंदर तो उसको हम चेंज थोड़ा सा आपके हिसाब से कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिए, क्लासमेट से शेयर करिए। थैंक यू बेटा।